नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की किया हवाले। संविदा बेरोजगार नर्सिंग संगठन ने किया विरोध। मसूरी के सिया गांव में पेट्रोल में मिलावट होने से लोग परेशान, पंप में किया जमकर हंगामा। सरकार की उपेक्षा से राशन विक्रेता नाराज, आंदोलन की बनाई रणनीति। रिवर ट्रेनिंग के नाम पर सतपुली प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा अवैध खनन, ट्रक खनन सामग्री ले जाते हुए चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र में पागल कुत्ते का मचा आतंक, कुत्ते के काटने से काफी लोग हुए घायल। नर्सिंग भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। वहीं संविदा बेरोजगार नर्सिंग संगठन ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवाण ने कहा कि सरकार ने हमें वर्षवार भर्ती का आश्वासन दिया, लेकिन अफसरशाही हावी होने के कारण मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हम नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में सरकार को वर्षवार नियुक्त प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में भाजपा को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में स्टाफ नर्सेज के जो 2621 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती गतिमान थी, वो भर्ती अभी तक लंबित है और उस भर्ती पर कोई भी सकारात्मक निर्णय सरकार द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया है। कल 21 सितंबर 2021 को हमारे सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो नर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया थी उसमें यूबीटीआर को परीक्षा एजेंसी बनाया गया था। अब जब कुछ हमारे साथियों द्वारा उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जब नर्सिंग सेवा नियमावली में यूबीटीआर को नहीं आप एजेंसी बना सकते, आप जो है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उसमें लिखा गया है, तो गलत तरीके से एजेंसी का चयन किया गया जो पिछली सरकार थी, पिछले अधिकारियों द्वारा, और अपने चहेतों को कहीं एडजस्ट करने के लिए उन्होंने ये जो है गलत निर्णय लिए, जिस वजह से भर्ती 9 महीने से लगातार लंबित है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय सभागार में 2021 से 22 के खरीफ सीजन में धान की खरीद के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और संबंधित पक्षों का पक्ष सुनकर धान की व्यवस्थित खरीद के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से धान की खरीद की व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही क्रय केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मसूरी के पास टिहरी जनपद के कैंपटी क्षेत्र में सिया गांव के पास स्थापित पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल में मिलावट करने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। पेट्रोल में मिलावट को लेकर लोगों द्वारा पेट्रोल पंप में हंगामा किया गया। वहीं अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एकमात्र पेट्रोल पंप है जिसके द्वारा लगातार पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, जिससे उनकी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में पानी के कारण उनकी गाड़ियां कहीं भी रुक जा रही हैं, जिस कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा जिला प्रशासन से भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई भी इस दिशा में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपकी शिकायतदारी आप यहाँ आइए, मेरे यहाँ के नस के बारे में देख लो, आपके आंखों के सामने है जो कुछ भी है। ये मसूरी का पेट्रोल है और ये यहाँ का है सिया कैंपटी का। भाई जी, आपने अपनी गाड़ी से ये निकाला है ये पेट्रोल? हाँ जी सर, मैंने फुल टैंक करवाया था 18 तारीख को। मेरे पास बुलेट से निकाला है? बुलेट से निकाला मैंने। बुलेट तब की दिक्कत कर रही थी, मैंने तो चलाया भी 2-4 किलोमीटर या ज़्यादा चलाता तो मेरी गाड़ी का नुकसान भी हो सकता था। ठीक है, मेरे पास इसका बिल है, ट्रांजेक्शन हुई है, मेरे कार्ड से पेमेंट हुई है। 18 तारीख को टेस्ट दिलवाया था मैंने, पूरे का पूरा निकाल के लेके आया हूँ मैं। बिल्कुल भाई जी, ये आप देख सकते हैं इस पेट्रोल को, और ये जो 5 बोतल रखी हुई है ये सिया गांव का पेट्रोल है और ये मसूरी का पेट्रोल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ये सब लोग देख रहे हैं इसमें आप मनोज भाई, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? पेट्रोल पंप तो बंद हो जाए, हमारे वजह से बंद ही करवा दो इसको भाई साहब। ये तो जांच कराओ इसकी, इसमें देखो ना क्या दिक्कत आ रही है। गाड़ियाँ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट करके देखो आप। ये इनकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम हुई है। लाला जी की गाड़ी देखो, ये लाला जी हैं, हमारे कैंपटी फॉल के व्यापारी हैं। आप भी बताइए लाला जी। अरे जब से हमने डाला ना पेट्रोल तब से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या तो इसकी जांच हो या इस तरह कोई अधिकारी है यहाँ पे और जांच करें इसकी, क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है।
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बेरोजगारों द्वारा चलाया जा रहा 2 दिन सेल्फी फॉर उम्र बढ़ाओ अभियान कल समाप्त हो गया है। अभियान के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बेरोजगारों को समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सेल्फी लेकर कहा कि सेल्फी फॉर उम्र बढ़ाओ अभियान प्रदेश सरकार पर कलंक है। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती 6 साल से न कराकर प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को तुरंत अध्यादेश जारी कर उम्र गंवा चुके युवाओं को मौका देना चाहिए। इधर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि जल्द ही सरकार उम्र सीमा कांस्टेबल विज्ञप्ति और दरोगा विज्ञप्ति जारी करे और नवंबर से फिजिकल शुरू कराए। अगर इसी महीने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं मिला तो बेरोजगार सीएम आवास में उग्र प्रदर्शन करेंगे। 4 साल तक इन्होंने कोई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। इससे ये जो उम्र के दहलीज पे थे, उम्र पार होने की दहलीज पे थे, वो पार हो गए। तो उनको रियायत देनी चाहिए सरकार ने, और इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 साल से इन पदों को खाली क्यों रखा। ये अन्याय है, अत्याचार है। वो लोग सेलेक्ट हो सकते थे, कंपटीशन में बैठ सकते थे, तो सरकार को उन्हें उम्र में छूट देने का प्रस्ताव पास करना चाहिए। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ता विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड विकास नगर का घेराव करने पहुंचे ही थे कि अधिशासी अभियंता शर्मा को इनकी भनक लगते ही वो ऑफिस से भाग खड़े हुए, जिन पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश व्यक्त कर अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद उपखंड अधिकारी कंडवाल को समस्या बताई। उन्होंने शीघ्र ही समस्या के निराकरण पर भरोसा दिलाया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट किया है। बताइए, हमारे तमाम जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो रात को पढ़ नहीं पाते, इतनी कम वोल्टेज है। ये सारा का सारा जिम्मा विभाग का है कि वो बिजली दे, हमें इससे मतलब नहीं एस्टीमेट कब बनेगा क्या बनेगा। और आप मैंने अभी आपको जो बताया ये 2020-21 का एस्टीमेट बना करके इन्होंने भेजा था, लेकिन शायद ये एक्शन ऑफिस पे लंबित है। और इस मामले में ये पत्र आप देख सकते हैं। अरे बड़ा दुर्भाग्य, देखिए क्षेत्रीय विधायक ने 2-3 बार लिख दिया कि अगर कोई दिक्कत है तो मेरे MLA लैंड से फंड से आप लें, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई न होना। अगर क्षेत्रीय विधायक की सुनवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जनसंघर्ष मोर्चा को तो एक्शन लेना पड़ेगा। और आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये एक्शन सुन ले। आज हम बहुत प्यार के साथ उनको सिर्फ ये चेताना है कि जनता की समस्या को दूर करो, ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल सीएम आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश में फिल्म निर्माण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास फिर एक बार मौसम के मिजाज बदलने से तेज बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार रात भी बारिश का दौर जारी था। लगभग 11 बजे से तेज बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई और नालियों का गंदा पानी झील में जा रहा है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में यूकेडी के प्रत्याशी मोहन कला ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के असामाजिक तत्वों और गुंडों ने पाबो क्षेत्र में लगे उनके पोस्टर फाड़ दिए हैं और उनकी जगह अपने पोस्टर लगा लिए हैं। मोहन कला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली और उत्तराखंड के बाहर से गुंडे बदमाश किराए पर बुलाकर आम आदमी पार्टी ऐसे कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि मामला इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएंगे। जोशीमठ नगर में आतंक का प्रयास बने भालुओं में से एक को वन विभाग की टीम ने मंगलवार की देर रात्रि लगभग 1:30 बजे जोशीमठ के सिंहधार मोहल्ले से मार गिराया। बता दें कि पिछले 2 दिनों से सिंहधार में वन विभाग की टीम इस भालू का पीछा कर रही थी। सोमवार को ये भालू सुबह 10:30 बजे एक प्राइवेट स्कूल की सरहद तक जा पहुंचा, जिसके बाद वहां से भागता हुआ सिंहधार मोहल्ले में छिप गया था। सोमवार दोपहर से ही वन विभाग का गश्ती दल और ट्रैंकुलाइजेशन टीम इस भालू का पीछा कर रही थी। भालू के सिंहधार मोहल्ले के आसपास घूमने की सूचना से वन विभाग की ट्रैंकुलाइजेशन टीम मौके पर पहुंची और भालू पर ट्रैंकुलाइजेशन गोली चलाई। टिहरी जिले में राजकीय इंटर कॉलेज ठाकदार के PTA कार्यकारिणी ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस विद्यालय के 2 किलोमीटर के दायरे में ही हिमालयन पब्लिक स्कूल सनगांव के इंटरमीडिएट की मान्यता दे दी गई है, जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि 5 किलोमीटर के दायरे में दूसरा इंटर कॉलेज नहीं हो सकता। इसकी शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी को करने के बाद भी जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। अभिभावक संघ का कहना है कि सरकारी नुमाइंदे अपने फायदे के चलते गरीब लोगों का नुकसान करते हैं। उन्होंने इस विद्यालय की शीघ्र मान्यता रद्द करने की मांग की है। राजकीय इंटर कॉलेज ठाकदार आपके माध्यम से शिक्षा विभाग टिहरी द्वारा न जाने
किस स्वार्थवश मानकों को ताक में रखकर किए जा रहे कार्यों को सरकार तक पहुंचाना चाहती है। सर, उक्त विद्यालय से हिमालय पब्लिक स्कूल सनगांव की दूरी एसडीएम टिहरी एवं पटवारी टिहरी द्वारा 2.5 किलोमीटर दिखाई गई। सीओ टिहरी इसी दूरी को हाई स्कूल की मान्यता के समय 3 किलोमीटर और इंटर स्तर की मान्यता के समय 8 किलोमीटर दिखा रहे हैं। मिलने पर उनका कहना है कि मैं खुद मान्यता प्राप्त स्कूलों के पक्ष में नहीं हूँ, सारे कागज ऊपर से बनकर आए हैं, मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किए हैं। सर, हमारे द्वारा सीएम पोर्टल संख्या 99-004 पर भी शिकायत दर्ज करा गई, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनः हमने मुख्यमंत्री त्वरित समाधान योजना के तहत समस्याओं के निराकरण के संबंध में 5/4/2021 को जिला अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्यालय से पत्राचार किया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। सर, हम आपके माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच। डुंडा ब्लॉक के बल्ला गांव के ग्रामीणों ने अब सरकार और प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक सरकार इस गांव में सड़क नहीं लाती है तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, और साथ ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। सब बर्बाद होना, पर हम 3 दिन हो गए एक धरना में बैठिया, हमारी कोई सुना ही नहीं हुआ नहीं, हमारा पशु भूखा न माना, पर हम बैठे आए क्या गई हैं, हमारी मांग कोई हमारी मांग स्वीकृता नहीं कर लगे, और हम यहीं पर 3 दिन हो गए हमको, और यहीं पे भूख से मर रही, हमारे खेतों में धान सब बर्बाद हो गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के चलते जनपद में जिला अधिकारी धीरज गवरियाल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या को सुना और तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यहां फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी इलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित 38 समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज सिंह गवरियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई से आवेदनकर्ता को भी अवगत कराएं। तो ये हमारे वेडनेसडे को हमारा जो प्रोग्राम है चलता है, जनरली लोग केवल इसी उसके लिए आते हैं, किसी को राशन कार्ड के हिसाब से उनको वो कहते हैं कि अगर अनाज नहीं मिल रहा है या फिर सर्टिफिकेट्स की बात है या फिर एक जनरल जो समस्या PWD की सड़कों में कहते हैं तो ये कब तक भरेंगे। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सड़कें हमारे जनपद में उसमें गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये नवंबर माह तक जितने भी हमारे सड़क में पूरे जनपद में लगभग 2000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं, उन सबको गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा नवंबर माह तक खत्म हो जाएगा। सर, लेकिन फिर सब्र करने की ज़रूरत है। बीच में आदेश आ गए थे कि इसको करना है जल्दी, लेकिन अब बरसात की वजह से ये काम इन लोगों ने रोका था। अब बरसात लगभग रिपीट कर रहा था मानसून में, ये तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी से इसको हम कार्य पूरा करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित गरीबदासी आश्रम में कल युवा भारत साधु समाज के संतों ने दिवंगत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन दिवंगत आत्मा को अर्पित किए। इस दौरान गरीबदासी आश्रम में युवा भारत साधु समाज समिति के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर स्वामी आनंद गिरी को समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया। युवा भारत साधु समाज के पदाधिकारियों के अनुसार अब आनंद गिरी का समिति से कोई संबंध नहीं रहा। 1 तारीख से शुरू होने जा रहे अन्न महोत्सव को लेकर राशन विक्रेता भी अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हो चुके हैं। कल राशन विक्रेताओं की एक बैठक आज हुई, जिनमें यह निर्णय लिया गया कि पिछले 10 माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का किराया और लाभांश के अलावा जो अन्य मांगे विभागीय मंत्री के समक्ष तय हुई थी, उन पर यदि कार्रवाई नहीं की जाए तो अन्न महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और राशन विक्रेता अगले माह के लिए अब खाद्यान्न को गोदाम से नहीं उठाएंगे। यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के बावजूद भी राशन विक्रेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे आज राशन विक्रेताओं को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ये मीटिंग हमारी इसलिए की गई है कि हमें सभी राशन डीलरों को 10 माह से PMKG का अलावांस और किराया नहीं मिला, और ये जो बायोमेट्रिक करने के लिए बोला जाता है उसमें हमें नेट का खर्चा नहीं दिया जाता, जो हम अपनी जेब से दे रहे हैं।
और नेट की ज़्यादातर नेट की दिक्कत रहती है। जिस समय लोग आते हैं उस समय नेट पूर्ण रूप से नहीं चल पाता, जिससे हमारी बायोमेट्रिक करने में दिक्कतें होती है, ख़राब हो जाती हैं। इससे भी मतलब हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ मानदेय हम अपनी एक वो चाहते हैं कि हमारा राज्य सरकार से मानदेय दिया जाए, जिससे अब सभी परिवारों का अपना आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पब्लिक में सामान सरकार के आदेश अनुसार बंटवाया है, लेकिन सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। हमें मानदेय की हमारी मेन मांग है, जो मानदेय की मांग है कि भई एक चपरासी को भी 30,000 रुपये से कम नहीं मिलते। हमें एक उसी हिसाब से अगर 30,000 रुपये प्रत्येक दुकानदार को मानदेय दिया जाए, ये हमारी एक सबसे प्रथम मांग है। दूसरी पीएमजी के किराए की मांग है। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो एनएफएसए में 143 रुपये क्विंटल दिया जाता है, उस हिसाब से गेहूँ चावल में दिया जाता है, वो हमारे एपीएल के गेहूँ चावल में भी हम लोगों को उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। और चीनी और दाल अगर मिलती है तो उसमें भी हमें कमीशन और किराया हमें मिलना चाहिए। चमोली शहर में खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं। सतपुली प्रशासन इस अवैध खनन पर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात भर कई ट्रक मौके से खनन सामग्री ले जा रहे हैं। मंगलवार रात 8 बजे भी ट्रक खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा गया। आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने बताया कि उनकी पार्टी इस तरह के अवैध खनन क्षेत्र में नहीं होने देगी, चाहे उनके कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे। देखिए, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि चमोली शहर में यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पे रात भर जेसीबी लगाकर यहाँ से अवैध खनन किया जाता है, उसका प्रमाण हमें मिल गया है। ये UK 15CA 1003 इस नंबर का ये ट्रक यहाँ से अभी निकल रहा है। लगभग 8 बजे हैं रात के। आज मंगलवार है और आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ से, ये मजदूर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पर रात भर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। और जो यहाँ पे सतपुली तहसील के अंतर्गत जो राजस्व प्रशासन है, उसकी पूरी मिली भगत मैं इसे मानूंगा कि इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जब हम इस हंस फाउंडेशन अस्पताल के चंद मीटर पे इन्हें पकड़ सकते हैं, तो राजस्व पुलिस और जो पुलिस है वो इन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो ये सीधा सीधा ये धामी सरकार ने जो संरक्षण दिया है अवैध खननकारियों को, जो ये चुनाव का पैसा अवैध खनन करके जमा किया जा रहा है, उसका प्रमाण हमने जनता के सामने रख दिया है। अब जनता को देखना है कि इस तरह के जो भ्रष्ट तंत्र है पूरा उत्तराखंड में भाजपा सरकार का, उसको आगे उसका क्या करना है। दसौली ब्लॉक के हाट गांव में विगत लंबे समय से THDC विद्युत परियोजना कंपनी और ग्रामीणों के बीच चल रहे विवाद के बाद कल कंपनी प्रशासन और पुलिस के साथ प्रभावित गांव में पहुंची और गांव में रह रहे 13 परिवारों को बलपूर्वक हटाकर मकानों के तुष्टीकरण का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों में ग्राम प्रधान राजेंद्र हटवाल, लिस्ट प्रमुख पंकज हटवाल को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था और पुलिस प्रशासन के साथ कंपनी प्रबंधन के लोग 8 गांव में रह रहे लोगों को घर खाली करवाने में एक एक करके मकानों का ध्वस्तीकरण का शुरू कर दिया गया। ग्राम प्रधान राजेंद्र हटवाल का कहना है कि कंपनी द्वारा ग्रामीणों के साथ जो समझौते किए गए थे उनमें कई काम ऐसे हैं जो कंपनी ने पूरे नहीं किए हैं और जिसके कारण आज भी ग्रामीण उन समझौतों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं और लगातार विरोध करने के बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से जनप्रतिनिधियों को इस तरह उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्यटन नगरी पौड़ी में बन रहा बहुमंजिला बस अड्डा 15 साल में भी पूरा नहीं बन पाया है, जबकि इसकी निर्माण लागत अपनी अनुमानित लागत से 3 गुनी पहुंच गई है। वर्ष 2006 में इस बहुमंजिला बस अड्डा के निर्माण के लिए नारायण दत्त तिवारी सरकार द्वारा 4.52 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई। लोक निर्माण द्वारा बनाए जा रहे इस बस के अड्डे के साइट डेवलपमेंट पर ही 2 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन 15 साल भी यह निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, जबकि अभी तक इस बस अड्डे पर अभी तक 9 करोड़ खर्च हो चुके हैं। प्रदेश भर में चर्चित ये बस अड्डा पिछले 3 नगर पालिका और विधानसभा चुनाव का चुनावी मुद्दा भी रहा है, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के 3 पात पर है। आजकल कुछ शातिर किस्म के जालसाजों द्वारा धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन दिलाने से संबंधित पंपलेट्स, पोस्टर तैयार कर आमजन को लोग का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी में भी इस प्रकार के पंपलेट्स जगह जगह पर चिपका दिए गए हैं। ये लोग पुलिस की रडार पर हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि कृपया इस प्रकार के फर्जी लालच भरे विज्ञापनों से बचें। बिना सत्यता प्रामाणिकता के किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर भरोसा न करें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं।
कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र में पागल कुत्ते के काटने से काफी लोग घायल हो गए हैं। किलोमीटर पैदल चलकर सीएचसी कोटाबाग में मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा जलना, बागी और रियाड़ गांव सभाओं में एक पागल कुत्ता कई दिनों से घूम रहा है और अभी तक उसने 5 से 6 लोगों को काट दिया है और एक जानवर को भी उसने अपना निशाना बनाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग के डॉक्टर सलीम अंसारी ने बताया कि अभी एक बार 3-4 लोग कुत्ते से काटे हुए मरीज इलाज कराने के लिए आ चुके हैं। उन्हें फर्स्ट एड देकर और रेबीज का इंजेक्शन लगाकर भेज दिया गया है। अब उनकी हालत ठीक है। उप जिलाधिकारी गरुड़ द्वारा नगर पंचायत के गठन के बाद पहली बैठक कल तहसील सभागार में बुलाई गई, जिसमें वार्डों के निर्धारण सहित नए सीमांकन की रणनीति के साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं का आपत्ति अनापत्ति पर भी चर्चा हुई। वहीं शासन द्वारा नियुक्त अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कराना वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। जिलाधिकारी गरुड़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और नगर पंचायत के संबंध में आज बैठक इनके द्वारा ली गई थी। तो सर, किस तरीके की जो है रणनीति इसमें नगर पंचायत के संबंध में आपके द्वारा बनाई गई, जो कि 1.5 महीने पूर्व जो है शासन से नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तो आज पहली मीटिंग ये होती, पहली बैठक ये होती है और अब अधिशासी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं शासन द्वारा। तो सर, किस तरीके से आगामी जो नगर पंचायत के लिए रणनीति बनी थी? देखिए, इसमें ऐसा है, आज क्षेत्रीय जो नवगठित हमारी नगर पंचायत है, इसमें बैठक की गई और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता से इस क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में परिचर्चा की गई। जिलाधिकारी महोदय जो हमारे प्रशासक भी हैं, उनके द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए थे और इसके बाद एक बड़ी बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर इस क्षेत्र में की जाएगी। अभी हमारे पास जो यहाँ पे समस्याएं हैं नगर पंचायत क्षेत्र में, उनके संबंध में जैसे कूड़ा निस्तारण है और आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य बातों में कार्यालय से संबंधित चर्चा की गई और शीघ्र इसमें जो है आपको क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में हमारे स्तर से उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जो अगली बैठक होनी है वो कब तक तय की गई है प्रशासन में? अब इसमें इस बैठक का कार्यवृत्त और इसमें जो समस्याएं हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत कार्रवाई करने के पश्चात विस्तृत तैयारी के साथ नेक्स्ट बैठक की जाएगी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। और सर, जो वार्डों का निर्धारण होना था, जो कि 4 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जो कि नगर पंचायत में विलय हो गया है, तो सर इनका वार्डों का निर्धारण क्या अब तक हो गया है? देखिए, 10 जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, अभी जो जियो आया उसमें 10 ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें जो है उनकी जो सीमांकन पहले किया गया है उसका एक भौतिक सत्यापन करा के और इसकी बाउंड्री का निर्धारण किया जाए। विकास खंड मुनस्यारी के निर्माणाधीन मुनस्यारी मीलम बार्ग पर मुनस्यारी से लगभग 18 किलोमीटर दूर कार्य के दौरान एक पोकलैंड मशीन मंगलवार देर शाम खाई में गिर गई। वहीं पोकलैंड ऑपरेटर लापता बताया जा रहा है। मार्ग निर्माण कार्य निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, पोलैंड मशीन भी कंपनी की है। सूचना मिलने के बाद राजस्व दल मौके पर आ गई थी, लेकिन क्षेत्र के संचार विहीन होने से दुर्घटना की पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।